बोलते थे देश को, सोने का धुआं निकलता था और घर घर में बहुत अच्छी समृद्धि थी, अच्छा वातावरण था, सात्विक परिवार था। ये हमारे इतिहास में बताया गया है हम लोगों को। तो ये क्यों था? तो इसके पीछे का रीजन ये है कि हमारी उस काल में, जो हजारों वर्ष पूर्व में, कि हमारी संस्कृति बहुत अच्छी थी, हमारा अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा था। तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हम पूरे दुनिया में सबसे बड़े अर्थव्यवस्था वाले गिने जाते थे, समृद्ध देश के नाते। तो क्यों था ये हमारा? क्योंकि हमारी सारी अर्थव्यवस्था ये कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी और हमारे पास अच्छे अनाज, अच्छे फल, अच्छी सब्जी का उपयोग होता था, उत्पाद होता था। लेकिन हमारी सारी कृषि क्यों अच्छी थी? क्योंकि उस काल में संपूर्ण कृषि गो आधारित थी। हर घर में गौवंश था, हर घर में गाय का उपयोग होता था, गोबर गोमूत्र का उपयोग होता था, दूध दही से काफी उत्पाद होते थे। मान लो हर घर एक फैक्ट्री के रूप में चलता था, हर घर में कुछ ना कुछ उत्पाद होता था और गांव का उत्पाद गांव में ही बेचा जाता था। ये हमारे उस समय का जो अर्थव्यवस्था थी। इसलिए हमारा जीडीपी हम तो बताएंगे कि 75 के ऊपर जा सकता होगा उस काल में, क्योंकि गांव का ही पैसा गांव में आता था, गांव का उत्पाद गांव में बिकता था और सारे समाज इकट्ठा रहते थे हम। लेकिन अभी की व्यवस्था थोड़ी सी बिगड़ गई है, इसलिए हम लोगों को ये काम करना है। तो हमारा उद्देश्य यही है, गांव में गोपालकों द्वारा तैयार किए गए अनेक प्रकार के वस्तुओं को नगरों में गोव्रती परिवार में उपलब्ध करवाना, अर्थात गांव की संस्कृति नगरों में और नगरों की समृद्धि गांव में पहुंचाना ही इसका मूल उद्देश्य अपने इस विपणन आयाम का है। देखिए भाई साहब, हम लोग थोड़ी सी हमारी एक समझ में गड़बड़ है। हम लोग समझते हैं विपणन और विक्रय एक ही है, बराबर है। काफी लोगों के मन में यही रहता है कि मार्केटिंग माने हम विक्रय कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केटिंग अलग विषय है और विक्रय अलग विषय है। तो मार्केटिंग का क्या है विषय? तो इसकी एक परिभाषा है यहाँ पर कि उत्पाद पूर्व से लेकर विक्रय पश्चात तक कि उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिससे उपभोक्ताओं को संतुष्टि मिलती है। देखिए, अभी मेघजी भाई ने या हमारे ललित जी ने सारा विषय बताया था कि हम ऐसा मंजन बनाते, हम ऐसा साबुन बनाते, हम ऐसा पाउडर बनाते, तो काफी अच्छा बनाते हैं। और संतुष्टि किसको मिलती है? जो उपयोग करता है उसको संतुष्टि मिलती है। हमारा उत्पाद का उद्देश्य यही है कि एंड यूजर, जो आखिरी जो उपयोग करने वाला है, उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो ये मार्केटिंग की जो प्रक्रिया है, ये उत्पाद पूर्व से और अपना जो ग्राहक है, अंतिम यूजर है, उसकी संतुष्टि तक, ये जितना प्रोसेस आता है उस प्रोसेस को हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। देखिए, विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पाद से उपभोक्ता तक पहुंचती है। देखिए, हम लोग बना तो रहे, पहुंचा भी रहे और सामने उसको संतुष्ट भी कर रहे हैं। विपणन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, हम लोग विक्रय करेंगे तो हमारा दुकान रहेगा, शटर रहेगा या छोटा सा कोई हमारा केंद्र रहेगा, वो सुबह 8 बजे से शाम के 8-9 बजे तक चलेगा। लेकिन ये विपणन है, ये 24 घंटा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें उत्पाद, मूल्य, स्थान और प्रोत्साहन, मतलब प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ये सारों चीजों का इसमें मेल आने वाला है। इसलिए हमारे कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। विपणन अलग है और विक्रय अलग है, मार्केटिंग विषय अलग है और विक्रय अलग है। अब आगे जाते हैं हम लोग। भैया नेक्स्ट साइज छोटा कर दीजिए। हाँ बस। देखिए, विपणन की एक रचना है। जैसे मान लो हम लोग कोई मकान बनाते हैं तो कुछ हमारा एक सामने डायग्राम आता है, एक मैप आता है। तो विपणन का ये मैप आपके सामने है। इसमें है उत्पाद, बाद में विज्ञापन, फिर वितरण, फिर विक्रय और आखिरी में आता है ग्राहक। देखिए, सबसे पहले आता है प्रोडक्शन, जहां हमारा ये सारा उत्पाद बन रहा है ललित जी की गौशाला में। दूसरा आता है विज्ञापन, इसको हम किस ढंग से बेचना है, समाज का मन कैसे हमारे इस उत्पाद की तरफ आकर्षित करना है, वो आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन।
अब हम लोग विज्ञापन तो उत्पाद बना लिए, विज्ञापन अच्छा किए, लेकिन हमारी अगर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, वितरण की व्यवस्था अगर ढंग से नहीं रहेगी तो हम लोग ग्राहक तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए वितरण की व्यवस्था होनी चाहिए। जो हमारा विक्रेता है, जहां हम वो वस्तु बेचने वाले, वो हमारी लाइन क्लियर होनी चाहिए। और आखिरी में आता है हमारा ग्राहक। ये हमारा मैप है अपने विपणन का। अब हम देखते हैं कि हमारा डिजाइन तो बन गया है घर का। अब किसी भी छत को 4 पिलर की आवश्यकता होती है। 3 पिलर पे छत नहीं बैठेगा, 2 पे नहीं बैठेगा, पूरे 4 पिलर हम लोगों को लगेंगे। तो इस विपणन में भी 4 स्तंभ है, 4 हमारे पिलर है। और वो पिलर ऐसे है क्या, उत्पाद, मूल्य धारणा, संवर्धन और नियोजन। देखिए प्राइस, प्रोडक्ट है पहले, बाद में आता है प्राइसिंग, तीसरा आता है प्रमोशन और चौथा आता है प्लानिंग। हम लोगों ने ये 4 अगर हम इस विषय पर ध्यान देंगे तो मान लो हमारा बहुत अच्छी तरह से अपने गौशाला का उत्पाद हम अपने ग्राहक तक पहुंचाएंगे। अब ये 4 पिलर कैसे है, देखिए उत्पाद वाले हमारे पास बैठे हैं ललित जी भाई साहब। अब प्राइसिंग हम लोगों को कैसे करना है ये हम उनको बताएंगे। तीसरा आता है संवर्धन, इसका प्रमोशन कैसे करना है, इसकी हमारी एक टीम रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण आता है नियोजन। विदाउट प्लानिंग हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हमको पूरा नियोजन करना है। देखिए कौन सी चीज कब बनाना है, कब बेचना है, कैसे बेचना है, ये प्लानिंग में आता है। इसलिए हमको ये 4 पिलर पे अपना ध्यान रखना है। अब हम पहले पिलर की बात करते हैं। जो पहला हमारा बिंदु है वो है उत्पाद। देखिए उत्पाद वस्तु अंतिम उपयोगकर्ता की जरूरतें एवं मांगों को पूरा करना, ऐसा वो हमारा उत्पाद होना चाहिए। अभी मेघजी भाई ने बताया कि हमारा दंतमंजन, लाल दंतमंजन जो बनाया उन्होंने बहुत अच्छा है, मसूड़ों को अच्छी तरह से वो लाभ देता है, दुर्गंध नहीं आती है, दांत मजबूत होते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये हम लोग कब हमारा इस सारी चीजों का रिजल्ट मिलेगा, जब हमारा एंड यूजर, हमारा जो उपयोग करता है आखिरी, उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। मतलब हमने काफी अच्छी एडवर्टाइजमेंट की, काफी अच्छा उसका प्रमोशन किया, लेकिन वो नहीं संतुष्ट कर पाया। वो मंजन करने के बाद में भी उसके मसूड़े दुख रहे, दांत में दर्द है, तो हमारा वो उत्पाद काम का नहीं। इसलिए हम उत्पाद बनाते समय हमारा अंतिम यूजर जो है, हमारा जो ग्राहक है, उसके मन में क्या भाव है, ये बनाने के लिए मान लो धूप बना रहे तो उसके मन में क्या भाव आनी चाहिए, हमारा धूप क्यों लगाए वो, ये हम लोगों ने सोचना है, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। दूसरा, उत्पाद का दर्जा जो है वो ऊंचे दर्जे का होना चाहिए। देखिए हम लोग कोई कंपनी खोल के नहीं बैठे, हमको तो गौसेवा गतिविधि का काम मिला है। और गौसेवा गतिविधि का काम इसलिए मिला है कि हमारी गौ माता का संवर्धन होना चाहिए, हमारी संस्कृति की संवर्धन होना चाहिए। ये धर्म का काम है, ये संस्कृति का काम है, ये हमारे गौ माता का काम है। इसलिए हमको जब भी हम जिस भी क्षेत्र में, जिस भी आयाम में काम करेंगे, वो हाई क्वालिटी का होना चाहिए। तो हमारा उत्पाद कैसा होना चाहिए, एकदम ऊंचे दर्जे का होना चाहिए, क्योंकि गाय का उस पर चित्र आएगा, गाय का काम होगा। तीसरा, सारी सामग्री जो है वो प्रमाणित होनी चाहिए। अभी मेघजी भाई ने और ललित जी ने बताया कि इसमें ये चीज चाहिए, इसमें राड़ चाहिए, इसमें नागर मोथा चाहिए। तो ये सामग्री जो है ये सर्टिफाइड होनी चाहिए। ये हम जब बाजार से लेंगे तो वो ऊंचे क्वालिटी की और मान्यता प्राप्त सामग्री रहेंगी, तो हमारा उत्पाद अच्छा बनेगा। तीसरा, संबंधित विभाग से प्रमाणित हो। देखिए हम लोग कुछ बनाते हैं हमारे गौशाला में उत्पाद, तो उसके लिए कुछ सर्टिफिकेशन की जरूरत है, जैसे FSSAI है और भारत सरकार का कुछ मार्क आता है, और काफी इसमें हम लोगों के पास में सर्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर हम सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो हम बाजार में टिक नहीं पाएंगे, या हमारे साथ जो कॉम्पिटिटर खड़े हैं बाजार में, उनके साथ हम लोग नहीं खड़े रहेंगे। दूसरा, सर्टिफिकेशन रहने से हम 56 इंच के सीने से हम माल बेच सकेंगे, हाँ भाई हमारे इसमें ये सारी सामग्री ऊंचे दर्जे की। इसलिए पहले जो प्रोडक्ट हम लोग करेंगे उसमें ये ध्यान देना है कि हमारी सामग्री ऊंचे दर्जे की हो। अब ये लिस्ट है हमारे सामने, कौन से हम लोग प्रोडक्ट बना सकते हैं। देखिए उत्पाद का विषय है, इसलिए ये सारी लिस्ट आपके सामने है। गोमय, बंधनवार है, शुभ लाभ है, धूप है, उपले है, दीपक, दंतमंजन, ये सारी चीजें आपके सामने है। तो हम लोग इसमें से हम लोग चुन सकते हैं कि हमारे गौशाला में हमारा गौपालक इसमें से कुछ चीजों पर अच्छा मास्टरी करे, अच्छा प्रशिक्षण ले और अच्छी चीज बनाए।
ये कुछ चित्र है जो अभी हम लोगों ने इसमें देखा था लिस्ट में। बंधनवार है, मोबाइल का स्टैंड है, श्री राम जी का है, उसमें मूर्ति भी है। अब पहले हम लोगों ने देखा पहला पिलर प्रोडक्शन, हमको ऊंचे दर्जे का अच्छे प्रमाणित साहित्य का बनाना है। अब आता है दूसरा, इसकी कीमत। अब देखिए हम लोगों ने प्रोडक्ट तो अच्छा बना लिए, आज शंकरलाल जी भाई साहब बैठे अपने सामने, तो उनका कहना है कि नहीं आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाइए। तो हम लोग तो प्रोडक्ट अच्छा बनाए, मार्केट में से हम लोगों ने इसका रॉ मटेरियल भी ऊंचे दर्जे का लाए, उसकी रजिस्ट्रेशन करे, हम लोगों ने पूरी सरकार की सारी मान्यता प्राप्त ली। अब बारी आती है हमारा प्राइसिंग का। अभी का युग जो है ये सारा कंपटीशन का युग है। इसमें हमारे जैसी चीजें बनाने वाली और भी कंपनी है जो आयुर्वेद के नाम से चलती है, जैसे पतंजलि है या फिर श्री श्री रविशंकर है, और अन्य काफी लोग हैं जो इस विषय में काम कर रहे हैं। तब उनकी प्राइसिंग में और अपने प्राइसिंग में मेल बैठना चाहिए। अगर ये मेल नहीं बैठेगा तो हमारा माल नहीं बिकेगा। आपने बोल दिया कि हाँ अच्छे लाना, तो हमने थोड़ा महंगा लाया तो हम महंगा बेच रहे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को ध्यान देना है प्राइसिंग के बारे में, उपयोगकर्ता के अनुसार एवं बाजार की अन्य कंपनी के प्रतियोगिता में तय हो। देखिए हमारा अंतिम यूजर है वो 50 रुपए तक का दंत मंजन खरीदी कर सकता है, तो हमारा दंत मंजन 50 तक ही होना, ना कि 100 रुपए 150 रुपए का होना चाहिए। दूसरा, शहरी एवं ग्रामीण ग्राहकों को ध्यान में रखकर हमारा मूल्य तय करना है। अब ये कैसे करना है हम लोगों को? ग्रामीण का जो हमारा ग्राहक है उसको बहुत अच्छा पैकिंग की भी आवश्यकता नहीं है, ज्यादा प्रमोशन की जरूरत नहीं है, इसलिए हमारा वो खर्चा वहाँ कम होगा और हम लोग ग्रामीण की प्राइसिंग में थोड़ा सा कम दे सकते हैं। लेकिन सिटी में क्या होगा, शहरों में प्राइसिंग हम लोग थोड़ी बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको उसका पैकिंग मटेरियल अच्छा होना, एम्बोस वाला उसका डिजाइन होना है, 4 कलर में उसका प्रिंट चाहिए, और बक्से अच्छे होना चाहिए, बॉटल अच्छी होनी चाहिए। इसलिए शहर और ग्रामीण ऐसे 2 विभाग में अगर हम लोग करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत बड़ा है हमारे देश में, काफी अच्छा हम लोगों को लाभ मिलेगा। तीसरा, मूल्य अत्यधिक और अत्यंत कम ना हो, बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम भी नहीं रहना। देखिए बहुत ज्यादा रहेगा तो ग्राहक नहीं लेगा, और कम हम लोग करेंगे तो शंका उपस्थित होंगी कि यार ये बहुत सस्ता है, शायद इसमें मटेरियल कम दर्जे का है। इसलिए ये अध्ययन करना चाहिए कि हमको प्राइसिंग रखते समय पर कि हमको ध्यान रखना है कि ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो। एक उदाहरण दूंगा, क्या हमारे पास में घी बेचने वाले बहुत सारे, बिलोना वाले, कोई 3000, कोई 4000, कोई 5000 में बेचता है, और कोई हमारे पास में 1200 रुपए तक बेचते हैं। तो देखिए ग्राहकों की मन देखना है हम लोगों को, तो वो हिसाब से हम लोगों को प्राइसिंग रखना है। बहुत ज्यादा लाभ का मोह हम लोगों को नहीं करना है यहाँ पर। और तीसरा, मूल्य त्योहार के समय लवचिक हो। देखिए ये लचीला, ये क्यों होना चाहिए बोलता हूं मैं आपको, ये मार्केटिंग का फंडा है। अगर दीपावली आ रही है आपके पास में, हमारे सामने, और दीपावली में हम लोग चाहते हैं कि बहुत सारा धूप हमारा बेचना चाहिए, बहुत सारे दीपक बिकने चाहिए। ये धूप और दीपक हमारे जनवरी फरवरी में नहीं बिकेंगे, इसलिए हमारे पास स्टॉक है ना, तो ठीक है। हम लोग सोचते हैं क्या 10 बॉक्स पे 1 बॉक्स फ्री कर सकते हैं क्या? हम लोग 10 बॉक्स की धूप के साथ में 5 दीपक दे सकते हैं क्या? ये कुछ हम लोगों को ऐसे छोटे मोटी लवचिक हमारे इसमें लानी चाहिए। और कीमतों में भी जैसा मार्केट में हम लोगों का अध्ययन होना चाहिए, क्या सामने वाला क्या बेच रहा है, क्या प्राइसिंग में बेच रहा है, हम लोग भी बेच ले, क्योंकि हमको तो बेच के माल खत्म करना है, क्योंकि ये फिर से हमको प्रक्रिया करके बनाना है। जी, प्रमोशन पैक, जैसा अभी दीपावली के समय पे किट बनती है, उसमें अभी हमारे भाई साहब जी बैठे, राजेंद्र जी, उन्होंने भी काफी अच्छी किट बनाई, काफी लोग बना रहे हैं। तो ऐसा कुछ हम लोगों ने सोचना चाहिए कि हमारा सारा किट, सारा मटेरियल हमारा सीजन में बेच सकते हैं। अच्छा, एक और ध्यान देना है, उत्पादक, विक्रेता, उपभोक्ता, इनका लाभ हो ऐसा मूल्य होना। आदरणीय शंकरलाल जी भाई साहब, राघवन जी हमको बार बार बताते कि हमने खुद ने बनाना, खुद ने बेचना, खुद ने पैसे कमाना, खुद ने प्रॉफिट कमाना, ये हमारा अपेक्षित नहीं है। हमने बनाना चाहिए, किसी ने वितरण करना चाहिए और किसी ने बेचना चाहिए। इसमें सारे लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इसलिए सबको लाभ मिलना चाहिए। उत्पादक को 2 रुपए मिलने चाहिए, बाद में विक्रेताओं को भी कुछ लाभ होना चाहिए, और जो हमारा एंड यूजर है, उपभोक्ता है, उसको भी संतुष्टि मिलनी चाहिए कि हाँ मुझे अच्छे कीमत में ये मटेरियल मिला है। तो हमने पहले प्रोडक्शन देख लिया, दूसरा हमने प्राइसिंग भी कर ली,
प्रोडक्शन अच्छा हो गया हमारा, और हमने बहुत अच्छी तरह से बताया, इसलिए आपने प्राइसिंग भी बहुत अच्छी कर ली। अब आता है बेचना कैसा है, क्योंकि प्राइसिंग भी अच्छी आ रही है, ग्राहक नहीं आ रहे, हम लोग तो बहुत अच्छा उत्पाद है हमारा, सारी सब चीजें अच्छी की है, लेकिन हम ग्राहक तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे। तो इसमें एक हमारा जो तीसरा पिलर है वो है प्रमोशन, क्योंकि बगैर प्रमोशन का कोई काम नहीं होगा। अभी का युग ऐसा है, अभी सबके हाथ में मोबाइल है, टैब है, टीवी है, सब है, इसलिए प्रमोशन करना हमारा अभी अभी कर्तव्य बनता है कि हमको प्रमोशन करना है। तो प्रमोशन करने के लिए गो उत्पाद के संवर्धन का उद्देश्य हम लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि इसका संवर्धन होना है, इसलिए प्रमोशन करना है। तो प्रमोशन में आता है पहला एडवर्टाइजमेंट, विपणन, अपना विज्ञापन। पहले टीवी में आता था, पहले पेपर में आता था, वर्तमान पत्र में, फिर बाद में टीवी मीडिया पे आया, अब मोबाइल में आ गए, अभी रील्स बन रहे, अभी काफी प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। लेकिन एडवर्टाइजमेंट करते समय ध्यान रखना है, हमने पहले भी बताया कि ये काम हमारा माँ का काम है, गौ माता का काम है, इसलिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारा एडवर्टाइजमेंट जो है हमारे कार्य से अनुरूप हो। देखिए, हमको तो गौ सेवा गतिविधि को बढ़ाना है, गाय का प्रमोशन करना है, अपनी देसी गाय घर घर पहुंचाना है, इसलिए हमको एडवर्टाइजमेंट ऐसी करना है क्या हमारा विज्ञापन अपने कार्य को भी बढ़ाए। दूसरा, विज्ञापन अपने संकल्प को ध्यान में रखकर होना है। हमारा संकल्प क्या है कि हमारा गांव की जो संस्कृति वो शहर में जानी चाहिए, संस्कृति हमारी हर घर में, हर दुकान पर जानी चाहिए, इसलिए हमारा वो भी ध्यान में रखना है। तीसरा, विज्ञापन बनावटी और अति बढ़ चढ़ कर नहीं होना। अभी मैक्सी भाई ने बताया कि ये फेस पैक बनाना है, तो हम लोग लिख देंगे आप 3 दिन लगाइए, बिल्कुल गोरे गोरे हो जाएंगे, चमकदार हो जाएंगे, क्योंकि ये मार्केट में चल रहा है ना। फेयर एंड लवली देखते हैं हम लोग, 3 दिन लगाती, चौथे दिन उसका कलर बदलता है, ये सारे बनावटी चीजें। हम लोगों को बताना है कि ये दिव्य तेज आने वाला है ये सारी चीजें का उपयोग करने से। अभी सुधीर जी बैठे हैं, देखिए उम्र क्या है, लेकिन तेज कितना है चेहरे पे, तो ये क्यों है, तो ये सारा हमारा गौ उत्पाद का उपयोग है। फेस पैक लगाते, अपना गौशाला का साबुन लगाते, तो ये वास्तविकता हम लोगों को बताना है, बनावटी नहीं करना है। और तीसरा, विज्ञापन शालीनता पूर्वक हो, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन है, हम लोगों ने बताया कि उसका पैकेजिंग अच्छा हो, कुछ चित्र हो, तो उसमें शालीनता होनी चाहिए, कोई ऐसी अश्लीलता उसमें आनी नहीं चाहिए, उसका भाव अच्छा होना, ऐसा हमारा विज्ञापन होना चाहिए। देखिए, कुछ विज्ञापन ऐसे बने हम लोगों के पास में, ये नंदिनी पैकेजिंग प्रोडक्ट है, अपने चेन्नई के है, तमिलनाडु के कल्याण सिंह जी प्रांत संयोजक भी और हमारे मार्केटिंग के प्रमुख है। दूसरा, गिर अहिंसक गौ घी, ये अपने गोपाल भाई सुतरिया जी का है, उस पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कुछ लाइन लिखी है जो आपको ध्यान में आएगा कि हमारा कैसा होना है। अहिंसक, देखिए उस पर लिखा है, गिर अहिंसक गौ घी बंसी गिर गौशाला के दिव्य गौ माताओं का आशीर्वाद है। यह प्राचीन वेदों और आयुर्वेदों के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया दिव्य घी है। कितनी अच्छी इसमें भाषा लिखी है, कितनी शालीनता है, गौ माता का सम्मान है। तो ऐसा कुछ हम लोगों को अपने प्रमोशन में, अपने एडवर्टाइजमेंट में करना है। देखिए, प्रमोशन की बात निकलती है तो हमारे कुछ बंधु ऐसे ठेले लगाकर भी हमारा गौ उत्पाद बेचते हैं, तो उनको भी थोड़ा हम लोग अच्छी तरह से बताएंगे कि इस तरीके से अगर बैनर लगाएंगे, इस तरीके से अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा विक्रय बढ़ेगा। दूसरा, हमारा एक सोलापुर का बंधु है जो गौ उत्पाद बेच रहे, मतलब गौ आधारित कृषि के वो उत्पाद बेच रहे, शायद अंगूर है, केले है, सब है। तो ऐसा छोटा गाड़ी पर गाय का चित्र लगाकर, थोड़ी सी उसमें जानकारी देकर हम लोग अपना किसान भाई भी ऐसे काम कर सकता है। प्रमोशन में देखिए और एक चीज है, ये हमारा गोनाइल है, तो गोनाइल पर भी उन्होंने बहुत अच्छा उस पर वो प्रमोशन का लिखा है कि पवित्र गोवर्क एवं जड़ी बूटियों से निर्मित पूर्णतः रसायन मुक्त मान सरोवर पंचगव्य अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित पवित्र गोनाइल अपनाएं। इसके प्रयोग से घर में मक्खियां एवं मच्छर भाग जाते हैं, अंत इसके द्वारा जनित बीमारियों का खत्म होता है। देखिए, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने इसका प्रमोशन किया है, हम लोग ऐसे कुछ इनका लाभ ले सकते हैं। तीसरा है प्रमोशन में और एक चीज आती है कि अभी का युग है, प्लेटफॉर्म है, ये सोशल मीडिया का है, थोड़ा सा हम लोग इसका भी उपयोग करते हैं क्या। तो हमारे कृषिवड़ी जी ने
जब कोरोना काल में था तो उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा अपने गौशाला के प्रोडक्ट बेचे, भारत में ही नहीं बल्कि 12 देशों में जाकर बेचा है, विदेशों में बेचा है, करोड़ों का उन्होंने व्यवसाय किया है, 10 करोड़ का टर्नओवर है। देखिए भाई साहब, तो ये चीजें हम लोग को करना है। अब प्रमोशन में थोड़ी सी और एक बात आती है, वो विक्रय संवर्धन, सेल्स प्रमोशन की आती है। तो मैं पिछली बार के स्लाइड में बताया कि इसमें विक्रेता का भी लाभ होना चाहिए, त्योहार के समय पे थोड़ी योजना स्कीम आनी चाहिए, प्रचार का कार्य अपने अभियान से जुड़ना चाहिए, प्रचार की सामग्री ये थोड़ी भावनिक होनी चाहिए क्योंकि ये आस्था का हमारा काम है, तो भावना आनी चाहिए उसमें। प्रचार का दुष्परिणाम न हो इसका भी हम लोगों को ध्यान में आना चाहिए, और योग्य दिशा में प्रचार हो तो विक्रय में वृद्धि होती है। अच्छा, अब बात आती है कि बड़े गौशाला की, जिनके पास में 400-500 गौओं से काफी अच्छे प्रोडक्ट बना रहे, तो उन्होंने उनका ब्रांड बना लेना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, और उसका उन्होंने अपना ये लेना चाहिए, कुछ सर्टिफिकेशन खुद के नाम का, ट्रेडमार्क लेना चाहिए, ताकि वो उसके ब्रांड को कोई कॉपी ना करे। तो हम लोग ब्रांड पर भी आगे चलकर जाना है। हमारी गौशाला में बहुत सारा गोधन बढ़ रहा है। अब आता है बात सोशल मीडिया की। इस बार सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग हो रहा है, तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब चैनल, हम लोग इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इस प्रकार हम लोग ये सारे चीजें कर सकते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा चौथा पिलर, प्लानिंग। देखिए, प्रोडक्शन हो गया, प्राइसिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, अब प्लानिंग आती है कि सारी चीजें तो हो गई, अब बेचना कैसा है, तो एक प्लानिंग आता है, नियोजन आता है, जिसमें हम लोग गो उत्पाद विक्रय के लिए प्लानिंग सबसे बड़ी भूमिका है। उत्पाद से पूर्व एवं उपभोक्ता का समाधान तक हम नियोजनबद्ध से काम अगर करेंगे तो हमारा अच्छी तरह से विपणन का कार्य पूरा होगा। नियोजन में क्या है, क्या करना है हमको, ये हम लोगों ने तय करना है। दूसरा आता है कब करना है और कैसे करना है। मान लो अभी धूप बनाना है और हम लोग बारिश में धूप बनाएंगे तो धूप नहीं बनेगी, हम ठंड में, नवंबर में, अक्टूबर में धूप बनाएंगे तो नहीं बनेगी। इसलिए हम लोगों को योजना, प्लानिंग करना है कि कौन सा प्रोडक्ट कब बनाना है। ठीक है, बाद में आता है नियोजन का मतलब भविष्य के बारे में अनुमान लगाना है। हम लोग बैठे के लेते, तो हम लोग 100 साल के नियोजन डॉक्टर साहब ने किया था, आज हम 100वें साल में हैं। तो ये प्लानिंग का ही, नियोजन का ही नतीजा है कि आज हम जवां है, टिके हैं हम अपने कार्य से। सेल्स अरेंजमेंट हो और सप्लाई चेन अच्छी तरह से होनी चाहिए। अब आता है ये सारे चीजें होने के बाद हम किसके लिए काम कर रहे हैं, तो हम उस ग्राहक के लिए काम कर रहे हैं जहां हमारा उत्पाद जाने वाला है। देखिए, ग्राहक कौन है, तो ग्राहक ये बाजार का राजा है, वो जैसा उसके मन में आएगा वैसा वो प्रोडक्ट खरीदेगा, जहां से लेना है वहां से लेगा, आप उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकते, इसलिए वो राजा है। तो हमको राजा है तो राजा जैसी उसके साथ ट्रीट करना है। अभी देखिए, बाजार में हमारे पास में 3 प्रकार के ग्राहक हैं। एक है सक्रिय ग्राहक, दूसरा निष्क्रिय और तीसरा अग्र सक्रिय ग्राहक। अब सक्रिय ग्राहक का उदाहरण ऐसा है कि मान लो हमारे एक गौशाला है, हमारी गौशाला में हमारे कुछ प्रोडक्ट हैं, अच्छी तरह से हम लोगों ने सारा प्रोडक्ट बनाया है। तो मान लो सुरेश भाई साहब आए हमारे गौशाला में उनके परिवार के साथ, और काफी सारा दर्शन करे, और जाते जाते हमारे गौशाला को कुछ लाभ मिलना, इसलिए 5000 की वस्तु उन्होंने वहां से खरीदी। और सुरेश भाई का मन में अच्छा है, भाव अच्छा है, इसलिए हर बार आते, उनको तो देना है कुछ गौशाला को, इसलिए 5-5 हजार रुपए का वो हर महीने में, 2 महीने में सामान लेते, और वो खुद उपयोग करते हैं सामान को, इसलिए बार बार आते। तो ये हमारा सक्रिय ग्राहक जो निरंतर हमारे पास आता है। अब निष्क्रिय ग्राहक कैसा है, तो वो रमेश भाई साहब है, वो भाव लेके आएगा, गौशाला को कुछ हमको डोनेशन देना है, इसलिए 5000 का उन्होंने वहां से मटेरियल लिया, सामान लिया, और घर में अपने कपाट में रख दिया, दोबारा उन्होंने तो उपयोग नहीं किया, बस उसको तो गौशाला में दान करना था, डोनेशन देना था, ले लिए, फिर कभी आए ही नहीं वो, इसलिए वो हो गए हमारे निष्क्रिय ग्राहक। और तीसरे आते हैं सक्रिय ग्राहक। जो ग्राहक अपना गौ उत्पाद खरीदता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, वो 100 लोगों को बताएगा क्या ललित जी भाई साहब के गौशाला में इतनी जबरदस्त मटेरियल है, इतना अच्छा धूप है, आप लीजिए। ये हमारा ऑटोमेटिक प्रमोशन करने वाला ग्राहक है, उसको भी हम लोगों को जतन करना है। अब ये जो निष्क्रिय ग्राहक है, उसको हमको वापस सक्रिय में कैसे लाना है, तो हमारे जब कोई दुकान रहेगा, हमारा कोई सेल्स का एक हमारा स्टॉल रहेगा या गौशाला रहेगी, तो हम वो सुरेश भाई साहब, रमेश भाई साहब जो लेकर सिर्फ कपाट में रख दिए, तो उनके हम लोग क्या करेंगे, हमारे कस्टमर की लिस्ट बनाएंगे, नंबर लेंगे,
अगर महीना 2 महीने में कोई आता नहीं दोबारा तो उसको फोन करेंगे, भाई साहब कैसे हो, हमारा साबुन आपने यूज किया गया, हमारा फेस पैक किया गया, तब वो उसको लगेगा नहीं यार मैंने तो नहीं किया, कपाट में रख दिया, चुप डोनेशन देना था इसलिए। लेकिन हम लोगों को उसको बताना है, भाई साहब एक बार देख लीजिए, यूज कीजिए। जब वो दोबारा उसको उपयोग में लाएगा ना तो वो सक्रिय बनेगा। इसलिए हमको ये ग्राहक के पास ध्यान देना है। शहरी ग्राहक, ग्रामीण ग्राहक जो मैंने बताया उसका भी हम लोगों को बैलेंस रखना है। जैसे हम लोग फैमिली डॉक्टर का है वैसे हमारे पास फैमिली फार्मर है, ऐसे हमारे पास फैमिली प्रोड्यूसर भी होनी चाहिए। तीसरा, ये संकल्पना हो कि ग्राहक की संतुष्टि का हम लोगों को सतत ध्यान देना है। देखिए ग्राहक के प्रकार बताए, अभी हम लोगों को आखिरी स्लाइड में जाते हैं हम लोग। क्या गो आधारित उत्पाद विक्रय केंद्र कैसे हो? प्रत्येक नगर में कम से कम एक घर में मेरा घर पंचगव्य विक्रय केंद्र बने, मंदिर के परिसर में हमारा विक्रय केंद्र हो। गो उत्पाद विक्रय में मातृशक्ति का सबसे ज्यादा हम लोगों ने उपयोग करना चाहिए। गांव, नगर, कॉलोनी, अपार्टमेंट में कम से कम एक विक्रय केंद्र हो। सप्ताह का जो बाजार बनता है, वीकली बाजार, वहां पर हमारा उत्पाद बेचना चाहिए। कथा, प्रवचन, कीर्तन के स्थान पर हमारा विक्रय हो। देखिए अभी हमारे पास में कथाकार है, पंजाब से आए हैं चंद्रकांत जी, उन्होंने बताया कि एक कथा में उनका 1 से 1.5 लाख रुपए का वहां गो उत्पाद विक्रय हुआ। ऐसे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। गौशाला है तो विजिटर आते हैं तो वहां पर भी हमारा विक्रय केंद्र बनना चाहिए। अभी देखिए राम जी ने अपना रामत्व बचाया और रावण को जीता। उनके भाव अच्छे थे, रावण को ऐसे ही कोई मारा नहीं, उनका भाव अच्छा था, उन्होंने रामत्व बचाया। कोई शॉर्टकट उन्होंने नहीं लिया, कोई गलत मार्ग से वो गए नहीं और विजय प्राप्त की। ऐसे ही हम लोगों को गलत रास्ते से जाना नहीं है, अच्छे रास्ते से जाना है, अच्छी चीज बनाना है, अच्छा हम लोगों को प्रयोग करना है। और राघवन जी भाई साहब हमेशा बताए थे लो कॉस्ट माइक्रो मॉडल, अल्प लागत से अपना लघु प्रकल्प खड़ा रहना चाहिए। एक कार्यकर्ता कम से कम 50 या 100 घर में संपर्क करना चाहिए। अभी सबसे आखिरी में देखिए हम लोगों को क्या करना है। हम लोग विपणन की टोली है, हमको तो ये सीख लिए, लेकिन हमने विपणन की जो टोली बनानी है वो कैसे करना है, तो जिला स्तर पर हम लोग सूची बनाएंगे कि हमारे पास गोमय वस्तु उत्पादक जो है उनकी सूची, गो आधारित खाद बनाने वाले की सूची, गो आधारित कीट नियंत्रण और गो आधारित कृषि जो बनाते अनाज उनकी सूची, और पंचगव्य उत्पादकों की सूची। ठीक है, तीसरा आता है हमारा जिला स्तर पर जो विक्रय करने वाले हैं उनकी भी सूची हमारे पास होनी चाहिए। जो उत्पाद बनाते उनकी सूची अलग, कृषि के खाद बेचते उनकी अलग, और गव्य सिद्ध जो वैद्य है उनकी भी सूची हमारे पास होनी चाहिए, ताकि हमारा पंचगव्य का उत्पाद विक्रेता अच्छी तरह से सफल होगा। तीसरा, अपने प्रांत में धार्मिक उत्सव की भी सूची होनी चाहिए। क्या अपने प्रांत में प्रमुख मठ मंदिर, इनकी भी बड़ी सूची जिला स्थान पर होनी चाहिए। अपने प्रांत के प्रमुख मठ मंदिर में गो उत्पाद का केंद्र बने। प्रांत के प्रमुख में मेला, सप्ताह, कथा, ऐसी सूची हमारे पास हो। देखिए और एक नई चीज हम लोग बता रहे हैं, क्या अभी रेलवे स्टेशन, बस स्थानक, एयरपोर्ट पे काफी स्टॉल है, तो हम लोग हमारे प्रयास से ऐसा गौ उत्पाद विक्रय केंद्र हमारे रेलवे स्टेशन पे बन सकता है क्या, ताकि हमारे गौशाला का उत्पाद उस रेलवे स्थानक पर, एयरपोर्ट पर, बस स्थानक पर हम लोग आसानी से बेच सकेंगे। देखिए गो उत्पाद विपणन आयाम की ऐसी टोली अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारा काम गांव गांव तक नीचे पहुंचेगा। आखिरी में यही बताना था, क्या हम जिस उद्देश्य से काम कर रहे हैं यहाँ पर, वो एक ही उद्देश्य है कि हमारी गांव की संस्कृति को हमारे शहर में लेके जाना है। इसलिए ये सारा विषय हम लोग आज अच्छी तरह से लिए हैं। प्रोडक्शन कैसे बनाना है वो हमारे मेघजी भाई ने, ललित जी ने, सुधीर जी ने, राघवन जी भाई साहब ने बताया। कैसा बेचना है इस पर अगर हम अच्छी तरह से ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम लोग अच्छी तरह से विपणन नहीं करेंगे तो हमारा माल नहीं बेचेंगे, बिक पाएगा, हमारी वस्तु नहीं बिकेगी। और अगर 2 बार हम लोग बनाकर नहीं बेच पाए ना, तीसरी बार हमारा गौशाला का कोई प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, वो बोलेगा बिकता ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊंगा। इसलिए हमको गोबर का मूल्य बढ़ाना है। सुधीर जी बार बार बताते हैं कि गोबर की प्राइस आपको कितने पैसे कमाना है, तो हम लोग बोलते हैं 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। तो देखिए एक अगर दीपक बनाते हैं हम लोग, 5 ग्राम का दीपक बनता है, एक 5 रुपए में बिकता है।
तो 1,000 रुपए किलो का गोबर हम बेच सकते हैं अगर हम अच्छी तरह से नियोजन करेंगे। तो क्यों नहीं हमारी गौशालाएं, गौपालक, किसान समृद्ध बनेगा। जी हाँ, अभी एक स्लाइड हमारी रह गई थी इसमें। अभी पिछली बार आदरणीय अजीत जी भाई साहब ने हम सबको एक कल्पना दी थी, क्या ये सारे चीजों का एक दिन विक्रय दिन होना चाहिए क्या। मान लो हम सारे देश में कुछ ना कुछ उत्सव मनाते, कोई दिन मनाते, तो हम लोगों ने, भाई साहब ने एक कल्पना रखी थी क्या, एक दिन में हम पूरे देश भर में रास्ते पर उतरकर, बस में जाकर, रेलवे में जाकर, हर जगह पे खड़े रह के हम अपना गो उत्पाद बेच सकते क्या। तो हमने, भाई साहब ने कल्पना दी, तो वो अक्षय तृतीया प्रतिवर्ष, पिछली बार 30 अप्रैल को थी, हम लोग बेचना चाहिए। ये दिन पर हम घर से बाहर निकले, अपने गौशालाओं का कुछ सामान हम लोग स्वयं खरीदे, और हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में, हमारे चौराहे पे, बस में, रेलवे में और एयरपोर्ट में, मान लो प्लेन में भी हम लोग बेच सकते। हमने पीछे महाराष्ट्र सरकार में भी काम किया, तो हम लोगों ने सरकार की जो महाराष्ट्र शासन का सदन है वहां पर भी हम लोगों ने स्टॉल लगाया, मंत्रालय में काफी अच्छा विक्रय हुआ। तो ये सारी चीजें हमारी प्रमोशन वाली चीजें, कि हम लोगों को गो उत्पाद विक्रय दिन जो अपना प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को आता है, तो उसकी प्लानिंग हम लोग पहले करेंगे। भाई साहब ने कीट 1000 के ऊपर कीट अक्षय तृतीया के दिन बेची थी। इसलिए ये भी ध्यान में रखना कि कौन सी चीज कब बेचना है, कैसी बेचना है। ठीक है भाई साहब, जितना था हम लोगों ने बताया। हम आपके चरणों में विनंती करते हैं, अच्छी तरह से बनाइए, अच्छा प्रमोशन कीजिए और अच्छी तरह से इसका विक्रय कीजिए, ताकि गौ माता के चारा में, गौ माता के खाद में वो पैसा आएगा, वृद्धि होगी, गौ माता सुखी होगी। गौ माता सुखी होगी, देश सुखी होगा, ये धरती सुखी होगी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, मनीष वर्मा, देवगिरी प्रांत संयोजक। नंबर है 940 400 3691। जिनके पास मार्केटिंग आयाम है उन्होंने तो भी मुझे इस नंबर पर अपना परिचय व्हाट्सएप पर कर देंगे, तो हम लोग एक अच्छा ग्रुप बनाएंगे। तो कौन से प्रदेश का माल कहाँ बेचना है, ये सारी हम लोग व्यवस्था लगाएंगे। 940 400 3691। ठीक है, थैंक यू। विक्रय वाले विषय का जो सुझाव आया, तो उसमें जो एक विक्रय के लिए हम लोगों ने काम किया है, जितने सारे अपने संगठन कार्यक्रम से समन्वय शिविर हो रहा है, कभी बड़ी बैठक हो रही है, पूरे चित्तौड़ प्रांत में अपने भवन जी लेकर वहां पहुंचते हैं। ऐसे जगह जगह जहाँ बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं अपने संघ के, क्योंकि अब तक संघ के कार्यकर्ताओं के पास भी ये नहीं पहुंचा है, तो ये चीज भी अपन कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मेरे पास एक दायित्व आया, तो अपने माननीय भगैया जी, अपने अखिल भारतीय जो अपने गति जी सवाल करते हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि हम 2 प्रोडक्ट के अंदर हम दायित्व लेकर बैठे, एक प्रोडक्ट घर पर बनाते हैं क्या, और उनमें से ऐसे कितने जो एक घर पर प्रोडक्ट बनाते हैं। ये एक विषय था। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। सेक्रेटरी साहब साथ में खूब रहना होता है, कि उनका लगातार प्रेरणा मिली है, उसमें से एक निकला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से अभी ये 200 रुपए अपने मनीष साहब के सप्लाई के लिए 500 रुपए की बना सकते हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये आप कर सकते हैं। दूसरा, एक व्यक्ति भाई तो वो माला भी बनी थी, तो पूरे देश भर में जो राखियां बन रही है व्यक्ति भाई, तो केवल एक सिंगल मणके से रक्षा सूत्र बन सकता है क्या, तो अपनी पूरे देश की शाखाओं पर हो जा सकता है क्या, इतना सस्ता पड़ेगा, इसकी कोई योजना हो सकती है क्या। और जो रक्षा सूत्र में काम ले रहे हैं, जो ये सामग्री टूट रही है राखियां, इसलिए वो जो बनाया है चाचा को बनाएंगे, तो लाभ है, सिंगल मणके की राखी बन सकती है। मनीष जी को बड़ा सहायक नहीं है, ऐसा लग रहा है। मनीष जी ये हमारे जो मनीष जी का एक परिचय देंगे, इसके वो सेवा आयोग महाराष्ट्र आप उसका नंबर भी है। आपने जो बताया